जी +1 स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसका मतलब क्या होता है मॉडल ऑफ एटम? मॉडल ऑफ एटम मतलब जो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल पेश किए थे। ये बोहर मॉडल सेकंड वन था, थर्ड वन था। पहले जे थॉमसन मॉडल आया था, फिर रदरफोर्ड मॉडल एटम आया था। वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपके सिलेबस यहाँ से शुरू होता है बोहर मॉडल ऑफ एटम से। ये बोहर मॉडल ऑफ एटम किसने दिया? साइंटिस्ट था नील्स बोहर, उसने ये मॉडल ऑफ एटम दिया था। अब ये मॉडल ऑफ एटम क्या है, देते क्यों? ये मतलब पढ़ने में ऐसे लगता है बड़ी बोरिंग चीज है, क्या है ये वो। ये बेसिकली जिन बंदों ने दिए थे और हाईली इंटेलिजेंट जीनियस, जैसे आइंस्टीन था। ये जीनियस होते हैं, मतलब जीनियस इन व्हाट सेंस? जैसे आपकी कोई क्यूरियोसिटी होती है, फोन है, मोबाइल फोन है, ये कैसे काम करता है, इसमें डिस्प्ले कैसे काम करता है, जहाँ वॉल्यूम कैसे, मतलब किसी ने रिसर्च की है तो वो सारा कुछ बनाया है ना। और ऐसे ही इन्होंने समझने की कोशिश की कि कोई चीज किससे बनी होती है। जैसे पता चला वो एटम से बनी थी, तो एटम में आगे क्या चीज है, वो कैसे अरेंज होता है उसमें, वो सारा कुछ। तो ये जो मॉडल ऑफ एटम है, इसके बाद एक और है जो पढ़ेंगे, आजकल का लेटेस्ट है, पर वो भी कई पॉइंट उसमें इसके साथ मैच भी करते हैं। पहले ये वाला हम करने लगे हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बोहर क्या कहता है? एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटम, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड सर्कुलर रास्ते हैं, सर्कुलर पाथ, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है जी। और इन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट का क्या नंबर होता है? 1 2 3 4 5 6 7, या KLMNOPQ ऐसे। तो पहला पॉइंट क्या है बोहर मॉडल ऑफ एटम का? कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है। ये कैसे घूमते हैं? जैसे सन है, सन न्यूक्लियस समझ लो, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जहां प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं स्पेस में, वहां कोई सड़क थोड़ी बनी हुई है, वो स्पेस में घूम रहे हैं ना। ऐसे ही वहां पर कोई रास्ता ऐसा नहीं बना हुआ कि आपको नजर आ जाएगा। वो सिंपल ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है। इसका पॉइंट ये। ठीक है जी। सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड अलग अलग रास्ते हैं सर्कुलर, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट को दूसरा नाम है एनर्जी लेवल, और इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। ये तीन नाम है इनके, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट जो है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी पूरी डेरिवेशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो फॉर्मूला -2π²m_E⁴Z² डिवाइडेड बाय n²*. अब ये क्या चीजें हैं? ये है एनर्जी। इसमें जो m है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, इसकी वैल्यू होती है 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स। और H क्या होता है? H इज प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। तो मास पता है, चार्ज पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमको। और ये क्या है? n होता है ऑर्बिट का नंबर कौन सा है। जैसे आपको बताया है, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा ऑर्बिट, वो नंबर। और Z क्या होता है? Z होता है एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। आपकी बुक के शुरू में पीरियोडिक टेबल दिया है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, वो पीरियोडिक नंबर, उसमें आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, ये वाली हमको 2 है, पाई 3.14 है, मास पता है, चार्ज पता है, ये पता। ये अगर हम सॉल्व कर दें
तो आंसर क्या आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम Z² डिवाइडेड बाय N²। मतलब ये आंसर सॉल्व करके आए, ये यूनिट्स हैं, मतलब इन सभी को सॉल्व कर दो तो ये बच जाएगा। ये Z की वैल्यू नहीं सॉल्व की, वो जो आप एटम लोगे उसका एटॉमिक नंबर पुट करोगे, अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 लिख दोगे, और N बताया नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर आपको पूछेंगे पहले ऑर्बिट की एनर्जी बताओ हाइड्रोजन के, तो यहाँ N की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ भी 1। अगर आपको बोलेंगे हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो तो 1 ही रहेगा Z। ऑर्बिट सेकंड बोला तो मतलब N की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिट की आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला होता है -1312 N² Z² किलो जूल पर मोल। अब ये क्या है, इसमें यूनिट्स का फर्क है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये किलो जूल पर मोल में है। Z का मतलब वही है एटॉमिक नंबर, N का मतलब भी वही है, ऑर्बिट का नंबर कितना होता है। जैसे एक आपको एग्जांपल बताता हूं, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब N = 1, और हाइड्रोजन एटम है, इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, -1312, ऑर्बिट फर्स्ट है, N कितना आ गया 1। Z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, ये भी 1 आ गया। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1312 मोल आ गया। माइनस लगाना है, ये माइनस का मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा ये क्यों है। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। सो ये 2 पॉइंट हुए, क्या हुए फिर एक बार सुन लो। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स का नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7, जहां K L M N O P Q ऐसे, और उस ऑर्बिट की एनर्जी हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा इतनी ही आएगी, अगर आपने सेकंड की निकालनी तो जहां 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर थर्ड की निकालनी तो जहां 3 लिख दो, तो आपकी आंसर आ जाएगा एनर्जी का। अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, जो एनर्जी की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स होती है, जो इस फॉर्मूले से निकली वही आएगी, उससे आगे पीछे नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी नहीं है, जितनी मर्जी हो जाए। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा इतनी ही आएगी, ये 1312 है तो इतनी आनी है, वो उसकी मर्जी नहीं भी मान लो वो 1290 हो जाए या 1110 कुछ भी, ना ना ना, जो फॉर्मूला से निकली है उतनी ही आएगी। सो इसकी एनर्जी की फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है जिस चीज की भी वैल्यू फिक्स्ड हो और वो लगातार ना बदले, एकदम से बदले। मतलब जैसे पहले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी आ गई, अब दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, -1312 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर आ जाएगा, -1312 डिवाइडेड बाय 4। मतलब सेकंड ऑर्बिट की हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी ही आएगी। अगर फर्स्ट की इतनी आती है, सेकंड की इतनी आनी, इसके इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं आ सकती। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है जी, मतलब जिस चीज की वैल्यू फिक्स हो और अपनी मर्जी से ना बदले। ठीक है, तो ये क्वांटाइज्ड है एनर्जी। 3 पॉइंट हो गए, इसको और भी डिटेल में कर सकते हैं, बेसिकली आप इतना ही कम से कम कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। ये 3 पॉइंट हो गए। तो क्या ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है इसका फोर्थ पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। ये क्या मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम? मोमेंटम अगर आपने पढ़ा है, अगर कोई चीज मूव कर रही है, उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको बोलते हैं मोमेंटम। और अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो सर्कल के रेडियस को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है एंगुलर मोमेंटम।
तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो हमेशा h/2 के इक्वल आना चाहिए, जहां इसके मल्टीपल होना चाहिए। n क्या है, कोई नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है जहां तो इतना आएगा, मतलब n1 है तो 1h/2 आ जाएगा। अगर n2 है तो वो 2h/2 आ जाएगा। n क्या है कि कोई भी वैल्यू आपको बोला, नंबर है जी, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले के हिसाब से ही हो सकता है, उसके आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसको बोलते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, इट कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में नॉर्मली रहता है, घूम रहा होता है, उसको उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी वो ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है ना, तब वो ना तो एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता, मतलब लूज भी कर सकता ऑटोमेटिकली, गेन भी ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। गेन कब करेगा, जब आप बाहर से उसको हीट करोगे या करंट दोगे। जैसे आप बैठे हो तो आपकी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट है, ठीक है जी। तो अगर तो आपको कोई आगे छेड़े या गालियां दे या थप्पड़ लगा दे तो फिर तो आपको गुस्सा चढ़ जाएगा, तो आप एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे। अगर आप नॉर्मल बैठे तो कुछ नहीं ना होगा, तो आप किसी को कुछ नहीं कहोगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल ऑर्बिट में रहता है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, और जब बाहर से एटम को करंट देते हैं, हीट करते हैं, तो वो एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसको हम कैसे शो करते हैं, देखो, जैसे ये ऑर्बिट है लगभग, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, आपने इसको हीट किया तो ये एनर्जी गेन करके ऊपर चला गया, तो ये जहां पे नॉर्मली रहता है वो इसकी ग्राउंड स्टेट है। और जब आपने हीट कर दिया तो एनर्जी गेन करके ये किसी और ऑर्बिट में चला गया, दिस इज इट्स एक्साइटेड स्टेट, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रहता, 1 सेकंड के भी फ्रैक्शन, लाख में हिस्से से कम समय में वो नीचे आ जाता है, जैसे जहां से फिर वो वापस आ जाएगा। जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा, वो जो इसने जाते वक्त एब्जॉर्ब की थी, आते वक्त उस एनर्जी को छोड़ेगा, मतलब इमिट करेगा, समझ गए। तो ग्राउंड स्टेट में जब आप उसको हीट करते हो फिर वो एनर्जी गेन कर सकता है। जहां अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हो तो एनर्जी गेन कर सकता है। जब गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो उस एनर्जी को छोड़ देगा, और जो वो एनर्जी छोड़ेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब ये क्या लिखा मैंने, ये फॉर्मूला लिखा है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का या फ्रीक्वेंसी को। ये फॉर्मूला है, एनर्जी जो होती है h इंटू न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। वो जितनी एनर्जी छोड़ेगा वो वैल्यू हमको पता हो, और प्लैंक कांस्टेंट की पता तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ। c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये इस फॉर्मूले से निकलती है, अगर आपने वेवलेंथ निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकलती है। आपको पता होना चाहिए अगर आप कैलकुलेट करो चाहे ना। मतलब ये क्या है, ये वो एनर्जी है जो उसने जाते वक्त एब्जॉर्ब की थी और आते वक्त छोड़ दी है, वो वैल्यू हम यहां लिख देंगे। h बोला है प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू बताई वो यहां लिख देंगे। c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो यहां लिख देंगे। तो उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वेवलेंथ होती है, जब मैंने आपको समझाया था ना स्पेक्ट्रम में लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, वो कौन सी लाइन होती, वो इस वेवलेंथ वाली लाइन होगी। मतलब जो एनर्जी छोड़ेगा उसके हिसाब से उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। वो उस वेवलेंथ वाली लाइन आपके स्पेक्ट्रम में आपको नजर आ जाएगी, ठीक है।
सो ये 5-6 पॉइंट हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, वो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ये वाला या ये वाला यूज करना है, ठीक है। और एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब जितनी इस फॉर्मूले से आएगी उतनी होगी, उसके इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं होगी। उसके बगैर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, वो बताया था। एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू हमेशा h/2π के इक्वल आएगी या इसके मल्टीपल के इक्वल आएगी। अगला पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता। जब आप उसको हीट करते हो, जहां करंट देते हो, तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी छोड़ देता है। जो वो एनर्जी छोड़ेगा उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी। वो जब आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम, तो वो वाली वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में एक लाइन की फॉर्म में हमको नजर आ जाती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और एवरीथिंग एल्स, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ये आपने सारा आपकी बुक में गिवन है, वहां से मेन पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो ब्रीफ में, और इसको पढ़ना है। थैंक यू।